नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 42वें सत्र का दूसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है, जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। तो इस समय अफ्रीका के क्षेत्र में भूखमरी की अत्यधिक समस्या क्यों है? क्या इसका कोई आध्यात्मिक कारण है या यह पूरी तरह से एक रैंडम घटना है? तो वही डॉन ने पूछा कि अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर इतनी भूखमरी क्यों है? क्या इसके पीछे भी कोई आध्यात्मिक कारण है या उन्होंने कोई माध्यम लगाए हुए हैं, इस तरीके का कुछ है क्या? तो रा कहते हैं, आपकी पहली धारणा सही है कि यह भूखमरी और खराब स्वास्थ्य एक माध्यम की तरह काम करता है। हालांकि यह किसी भी इकाई की स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर है कि वह दूसरों की इस दुर्दशा को ठीक करने के लिए कुछ करे, और आवश्यक खाने के सामान और अन्य वस्तुओं को देना इस दिशा में उचित प्रतिक्रिया है, जिससे उस समय वो सिखाते और सीखते हैं, जिसमें दूसरों के लिए प्रेम और सेवा की बढ़ती समझ शामिल है। तो दोस्तों, रा ने कह दिया है कि उनकी इस हालत को देख के दूसरे सीखते हैं। इसमें ऐसा होता है कि ये उनके लिए एक माध्यम का काम कर रहे होते हैं कि भाई इनको इतनी दुख दर्द और परेशानी में देख रहे हो, तो आप अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करके उनकी इस दुर्दशा को देखते हुए फिर आप उन्हें खाने से उनकी हेल्प कर सकते हो, दवाइयों से उनकी हेल्प कर सकते हो, और भी कई तरीके हैं जिनसे उनकी आप मदद कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एक माध्यम का काम करती हैं, जिसकी वजह से आपका एक प्रेम का झुकाव और एक सेवा का झुकाव डेवलप होता है, और इसी से ही आप सीखते हो और सिखाते हो। क्योंकि आप जब वहाँ उनकी मदद करोगे, या इवन अफ्रीका में भी नहीं, आप पूरे वर्ल्ड में, आप किसी भी कंट्री के अंदर देख लो, यदि आप इस तरीके से करते हो तो आपका प्रेम और सेवा का झुकाव वो बढ़ जाता है, और आपको इससे अपनी ग्रेड इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। तो अगला सवाल डाउन करते हैं। ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करने के विषय में उन इकाइयों के बीच क्या अंतर है जिसमें से एक व्यक्ति जो भावनात्मक स्थितियों में अपनी भावनात्मक रूप से चार्ज प्रतिक्रियाओं को दबा देता है, और दूसरा व्यक्ति जो संतुलित है और इसलिए वास्तव में भावनात्मक रूप से चार्ज की गई स्थितियों से अप्रभावित है? तो यहाँ पे दो सिचुएशन रखी हैं, देखिए दोस्तों, डॉन ने उन्होंने कहा कि इस दोनों तरीके के लोगों के बीच में क्या डिफरेंस है। एक तो वो जो इमोशनल होकर अपने जो रिएक्शंस होते हैं या उनके एक्शंस होते हैं, एक तो उनको दबा देगा कि भाई उसको पता नहीं है क्या करना है इसके इस स्थिति के अंदर, तो अपनी इमोशंस को किसी तरीके से दबाने की कोशिश करता है। जैसे कभी कभी होता है ना, हमें गुस्सा आ रहा होता है तो हम दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमें प्रेम आ रहा होता है तो हम उसे भी दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमें खुशी मिल रही होती है उसे दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं, दुख होता है तो उसे भी दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और एक तरफ एक दूसरा व्यक्ति है जो कि संतुलित है, जिसको इन सब चीज़ों से ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अप्रभावित है, वो इमोशंस में बह ही नहीं रहा है। तो रा कहते हैं इसमें, इस प्रश्न में गलत धारणा है। वास्तव में संतुलित व्यक्ति के लिए कोई भी स्थिति भावनात्मक रूप से चार्ज नहीं हो सकती। इस समझ के साथ हम यह कह सकते हैं कि भावनाओं को दबाने से एक व्यक्ति तब तक ध्रुवीकृत नहीं होता है जहां तक वह सहज स्पॉन्टेनियस तरीके से उस स्थान समय के माध्यम का इस्तेमाल नहीं करता है। इस प्रकार उसके ऊर्जा केंद्र हल्के हो जाते हैं। हालांकि कुछ इकाइयों का झुकाव पॉजिटिव हो सकता है यदि वे दूसरों के लिए अपनी भावनाओं को दबाते हैं। तो पहला पार्ट तो दोस्तों इसके अंदर उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो आपने जिस तरीके से इस क्वेश्चन को रखा है ना, उसको उसकी जो धारणा है वो थोड़ी गलत है, जिस तरीके से रखा गया है ये। उन्होंने कहा देखो, भावनाओं को अगर आप दबाओगे ना तो आपका ना कोई ध्रुवीकरण नहीं होगा, मतलब आपका कोई झुकाव नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्शन ही नहीं ले रहे हो आप तो दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो। और उसकी वजह से जो आपके चक्रास है ना, उनके जो अंदर की जो रोशनी है ना वो डिम हो रही है, मतलब कम होती चली जा रही है। तो इसका मतलब आपको अपने इमोशंस का इस्तेमाल करना है
चाहे कैसे भी इमोशंस हों, दुख के हों, सुख के हों, खुशी के हों, कैसे भी हों, उनका इस्तेमाल करके दूसरों में प्रेम और खुशी बांटने का या उनकी सेवा करने का, उस डायरेक्शन में झुकाव बनाना होता है। ये सारी चीज़ें माध्यम का काम करती हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोग तो हो सकता है कि इस केस के अंदर पॉजिटिव झुकाव बना लें, क्योंकि वो बेशक हो सकता है ऐसा हो ना कि वो अपनी जो इच्छाएं हैं और अपनी जो इमोशंस हैं उनको इसलिए दबा रहे हैं ताकि दूसरे को दुख ना पहुंचे। ये होता है ना कभी कभी हमारे साथ कि हम कई चीज़ों में हम सामने वाले को बोलते नहीं है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इसको दुख पहुंचेगा अगर हमने बोला। लेकिन उसी सिचुएशन को अगर एक बार देखा जाए, हो सकता है कि उस केस में आपका गुस्सा हो उस व्यक्ति से, लेकिन उसी गुस्से को आप प्यार से भी तो व्यक्त कर सकते हो। सेम सिचुएशन को दो तरीके से डील किया जा सकता है। तो या तो आप सामने वाले के ऊपर गुस्सा निकाल दोगे तो फिर उसकी भी ईगो भड़केगी, आपकी भी भड़केगी, फिर वो भड़क भड़क के एक तड़क भड़क हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उससे बेटर ये है ना कि उस गुस्से को प्यार से चैनलाइज करके और रोका ना जाए अपने अंदर। क्योंकि आपको याद होगा रा ने पिछले सत्र के अंदर बताया था कि अगर आप अपने गुस्से को दबाते और ये सारी चीज़ें करते हो तो उससे कैंसर के सेल्स डेवलप होते हैं। तो फिर उसको रोका ना जाए, उसको चैनलाइज किया जाए, या खुशियाँ भी हों उन्हें भी चैनलाइज किया जाए। दूसरी मतलब कहीं किसी ना किसी तरीके का झुकाव, यानी वो कह रहे ध्रुवीकरण बनाने के लिए कि या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। फिर आगे रहा कहते हैं, वह व्यक्ति जिसने महसूस करने के लिए माध्यमों के साथ काफ़ी लंबे समय तक काम किया हो, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए उन माध्यमों को आवश्यक नहीं पाया हो, वह अभी तक संतुलित नहीं है। लेकिन अनुभवात्मक निरंतरता की पारदर्शिता के कारण उस व्यक्ति का कोई विध्रुवीकरण यानी डीपोलराइजेशन नहीं होता है। इस प्रकार अपनी प्रतिक्रियाओं को देखने और स्वयं को जानने की क्षमता में क्रमिक वृद्धि उस व्यक्ति को एक सच्चे संतुलन के और करीब लाएगी। लेकिन इस समय माध्यमों की प्रक्रिया आपकी धरती पर तीव्र होने के कारण हम धैर्य रखने का अनुरोध और सुझाव देंगे और लगातार सीखने और सिखाने की अवधि में इसके उपयोग की सराहना करेंगे। तो दोस्तों बड़ा सुंदर जवाब दिया है यहाँ पे रा ने कहा कि होता क्या है कि हम लोग जब अपनी ज़िंदगी में जी रहे होते हैं ना, तो कई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में घट रही होती हैं कि किसी ने ऐसे कर दिया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, उसने वैसा कर दिया, हाँ कोई बात नहीं। तो अगर ऐसा करते जाएंगे या हम बिल्कुल ही एकदम ओवर रिएक्टेड हो रहे हैं, मतलब हर चीज़ के ऊपर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में भी यहाँ पर राय ये कह रहे हैं कि इसका मतलब वो व्यक्ति भी अभी तक असंतुलित है, क्योंकि वो अभी महसूस ही कर रहा है चीज़ें कि हाँ इस ये अच्छा ये ऐसा अनुभव है, ये ऐसा अनुभव है, ये ऐसा अनुभव है, या उनकी आदत पड़ गई उसको। अब आदत पड़ गई तो उसके एक्शन निरंतर एक जैसे ही रहेंगे, तो इसका मतलब वो संतुलित व्यक्ति नहीं है। वो इस केस में ऐसा हो रहा है उसके साथ कि उसके साथ घटनाएं घटी चली जा रही हैं, बट वो रुक कर ठहर कर देख नहीं रहा है कि मेरे को अपना एक झुकाव बनाने की ज़रूरत है। वो बीच में हो सकता है कहीं झूल रहा हो, इसलिए वो असंतुलित है। और आगे वो ये कहते हैं कि अनुभवात्मक निरंतरता की पारदर्शिता के कारण उस व्यक्ति का कोई विध्रुवीकरण नहीं होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति का कोई डीपोलराइजेशन नहीं है, ना तो वो खुद की सेवा के रास्ते पर ही है, ना वो दूसरों की सेवा के रास्ते पर है। वो बस अपनी ज़िंदगी जिए चले जा रहा है, जिए चले जा रहा है लगातार। उसे पता नहीं है उसको एक साइड चूज़ करके तो एक साइड में अपना झुकाव बनाने की ज़रूरत है। और इसीलिए उन्होंने ये कहा, इस प्रकार अपनी प्रतिक्रियाओं को देखने और स्वयं को जानने की क्षमता में क्रमिक वृद्धि उस व्यक्ति को एक सच्चे संतुलन के और करीब लाएगी। तो इस वक्त इसलिए उन्होंने रा ने कहा है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी को देखने लग जाए कि स्टार्टिंग से सोचे कि मेरी ज़िंदगी ऐसी 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 चलती हुई आई है, तो इसकी वजह से मेरा किस तरीके का झुकाव हुआ है, तो जिस तरीके का उसका झुकाव होने लग जाए ना, उसी वक्त रुक कर एक बार सोच ले कि क्या ये मेरा सही झुकाव है। अगर है तो क्या ये मेरा चुनावा झुकाव है। अगर ये मेरा चुनावा झुकाव है तो वहाँ रुक कर अपना झुकाव ढूंढे कि भाई मेरे को दूसरों की सेवा की साइड में जाना है, कुछ ऐसा करना है कि जिससे दूसरों को फ़ायदा हो, या कुछ ऐसा करना है जिससे मेरे को फ़ायदा हो, या कुछ ऐसा करना है कि भाई 51% दूसरों के लिए कर सकूं और 49% अपने लिए कर सकूं, तो वो एक संतुलित व्यक्ति बन सकता है। तो अगर वो अपनी ज़िंदगी को देखना शुरू करेगा तभी वो एक सच्चे संतुलन के करीब आएगा। और लेकिन रा ने इसमें ये कहा है कि अब जो तुम्हारे यहाँ पर माध्यम लगने वाले हैं ना, और आई थिंक पिछले सेशन के अंदर भी रा ने कहा था कि अभी तो आगे जाके ऐसे रैंडम माध्यम लगेंगे कि तुम लोगों से हैंडल ही नहीं होंगे, क्योंकि तुम संभाल नहीं पाओगे उसको। तो उस केस में रा ने यहाँ पर ये कहा है कि धरती पर अब तीव्र होने के कारण, इस तरीके के माध्यम और दुख दर्द बढ़ने के कारण
वो ये सुझाव देंगे या वो कहते हैं कि अनुरोध कर रहे हैं, सुझाव के साथ साथ अनुरोध भी कर रहे हैं कि हमारी रिक्वेस्ट तुमसे ये होगी कि तुम धीरज रखने के ऊपर काम करो। अगर तुम धीरज रखने सके तो तुम ये सीखने सिखाने की अवधि का, मतलब इस टाइम का सही उपयोग करोगे, और अगर तुम सही उपयोग करोगे ना तो हम इसकी सराहना करेंगे, और इसकी सराहना की भी जानी चाहिए। क्योंकि इतने रैंडम कैटलिस्ट, इतने दुख दर्द पूरी दुनिया में चल रहे हैं, और ऐसे में कोई व्यक्ति अपना धीरज रख के और अपनी ज़िंदगी के कार्य करे चले जा रहा है, और दूसरा अपना झुकाव भी बनाए जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई भी विचलित हो सकता है, हम भी हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन जब हम हो जाते हैं तो फिर हम रुक कर अपने आप को चेक करते हैं कि नहीं 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 ये गलत हो रहा है। फिर उसके बाद फिर अपने आप के एक्शंस करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं 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 नहीं, बहना नहीं है, बहना नहीं है, होता कुछ भी रहे, बहना नहीं है, चुपचाप अपना एक झुकाव बनाते हुए चलो। क्योंकि तुम्हारी गेम है, तुमको खेलनी है, ये सारी चीज़ें माया जाल है, इसके अंदर सारा खेल चल रहा है। इस खेल के अंदर मुझे कैसे जीतना है ना, या मुझे कैसे आगे निकलना है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और वो आगे निकलने के लिए मुझे दूसरों की सेवा करनी है, क्योंकि ये मेरा चुना हुआ रास्ता है। तो अगर ये मेरा चुना हुआ रास्ता है तो मुझे नए नए तरीके खोजने चाहिए कि मैं दूसरों की सेवा किस तरीके से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर ऐसे हम लोग सोचेंगे ना तो आई थिंक एक बेटर डायरेक्शन में झुकाव हमारा बन सकता है, और नेक्स्ट हार्वेस्ट के लिए हम लोग रेडी हो सकते हैं। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं, किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि वह भावनात्मक स्थिति में अप्रभावित है, या यदि वह भावनाओं के प्रवाह को दबा रहा है, या यदि वह संतुलन में है और वास्तव में अप्रभावित है। तो अच्छा सवाल है ये भी, डॉन ने अच्छा पूछा कि भाई ये आप ये बता सकते हैं कि इस तरीके की इमोशनली चार्ज्ड जो स्थितियाँ हो जाती हैं, कि इमोशंस में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, लोग किसी भी तरीके से मतलब अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अप्रभावित कैसे रहा जाए, और ये कैसे पता चले कि मैं अप्रभावित हूँ, मतलब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या मैं उन प्रवाहों को जो भी इससे जो इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ रहा है मैं उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी मुझे कैसे पता चले। या मैं संतुलन में हूँ और वास्तव में अप्रभावित हूँ, मतलब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और मैं संतुलन में आ चुका हूँ, ये मुझे कैसे पता चलेगा एक एक मतलब इस धरती के व्यक्ति के अनुसार। तो राइस का जवाब देते हैं, हमने इस बिंदु पर बात की है, इसलिए हम संक्षेप में यह दोहराएंगे कि संतुलित व्यक्ति के लिए किसी भी स्थिति का भावनात्मक चार्ज नहीं होता, और यह किसी भी अन्य स्थिति की तरह ही होती है, जिसमें इकाई को सेवा का अवसर मिल भी सकता है और नहीं भी। एक इकाई इस रवैये के जितना करीब आती है उतना ही एक इकाई संतुलन के करीब होती है। तो दोस्तों बहुत एक और बढ़िया तरीका बताया उन्होंने। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके की इमोशनली चार्ज आपके सामने सिचुएशंस हों कि भाई मतलब सारी चीज़ें इमोशनली बहे चले जा रही हैं, तो एक संतुलित व्यक्ति के लिए ना जिसके अंदर संतुलन होगा वो इस चीज़ को वो भावनाओं में नहीं बहेगा उसकी, वो बड़ा सटीक तरीके से उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली क्या एक्शन होना चाहिए ना वैसे काम करेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि उन इमोशंस के अंदर बह जाएगा, और वो किसी भी मतलब इस तरीके की स्थिति को ऐसे देखेगा कि यार चलो ठीक है, ये कोई मेरे साथ ही थोड़ी ना हो रहा है, दुनिया में पता नहीं और कितने लोगों के साथ होता होगा। अब जब कितने सारे लोगों के साथ होता होगा तो वो क्या करते होंगे, तो वो उन्होंने अगर ऐसा किया तो चलो जी मैं भी ऐसे ही कर लेता हूँ, अगर उसमें उनके अच्छे रिजल्ट्स मिले तो वैसा कर लेता हूँ। तो ऐसे वो सीखता चला जाता है, या वो कुछ नए क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है कि हाँ इस सिचुएशन में मैं ऐसा कर लेता हूँ या वैसा कर लेता हूँ, सो दैट उस सिचुएशन को संभाला जा सके। और इसमें उन्होंने आगे ये कहा है कि आपको सेवा का मौका मिल भी सकता है उस सिचुएशन के अंदर और नहीं भी। तो आपको ढूंढना चाहिए कि क्या इसके अंदर मैं कोई सेवा दे सकता हूँ, अगर दे सकता हूँ तो किस तरीके से करूँ कि ये मांग ले मुझसे सेवा, अगर इसने सेवा मांगी तो मैं इसकी सेवा कर पाऊँगा, ये एक तरीका। फिर उन्होंने एंड में ये जाते जाते मतलब इस सवाल के अंदर ये कहा कि भाई वो जितना इस तरीके के अपने बिहेवियर के पैटर्न को बनाता जाएगा ना, इस रवैये को अपनाता जाएगा, उतना ही उसका संतुलन आता जाएगा और करीब होता जाएगा संतुलन के। यानी कि इमोशंस में बहना नहीं है, उस सिचुएशन को देखना है, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना है, ना कि उसके साथ बह जाना है। क्योंकि अगर आप बहोगे तो फिर आप भी वैसे ही हो जाओगे, सारे के सारे एक ही मतलब सिचुएशन के अंदर फंस जाओगे। फिर वो आगे कहते हैं, यह हमारी सिफारिश नहीं है कि माध्यम की प्रतिक्रियाओं को तब तक दबा दिया जाए जब तक कि ऐसी प्रतिक्रियाएं एक बाधा ना हो जाएं, जो एक से दूसरे के लिए एक के कानून के अनुरूप ना हो। अनुभव को व्यक्त करने की अनुमति देना बेहतर है ताकि इकाई इस माध्यम का पूर्ण उपयोग कर सके।
तो यहाँ पर भी देखो रा ने कह रहे हैं कि हम तुम्हें बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे कि तुम भाई अपने इमोशंस की वजह से जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको दबाओ। और इनको तब तक तुम दबा सकते हो कि जब तक ये प्रतिक्रियाएं तुम्हारे लिए, मतलब ये एक्शंस या रिएक्शंस तुम्हारे लिए बाधा ना बन जाए। ऐसा ना हो कि तुम इतने दबाए जा रहे हो, इतने दबाए जा रहे हो कि सामने वाला तुम्हें दबाए जा रहा है और तुम एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो। अगर तुम एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो, तुम तो सिचुएशन के अंदर फंस गए। तुम हो सकता है ये सोच रहे हो कि भाई मैं सामने वाले के साथ ऐसा ना करूं क्योंकि कहीं उसको दुख ना पहुंचे। भाई एक लिमिट तो होगी। एक लिमिट के बाद आपको उस इमोशन को निकालना तो पड़ेगा ना बाहर। अगर आप नहीं निकालोगे तो आप ही कुड़ कुड़ के मर जाओगे अंदर से। तो ऐसा ना किया जाए कोशिश ये की जाए कि उस सिचुएशन को संभाला जाए। पर अगर सामने वाला ही आपके ऊपर हावी हुआ जा रहा है, तब उस केस में आपको अपनी प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए जो कि एक के कानून के अनुरूप हो, यानी दूसरों की सेवा के झुकाव और प्रेम के अनुरूप हो। ऐसा ना हो कि आप उससे लड़ने के लिए बैठ जाओ। प्यार प्यार से उस सिचुएशन को हैंडल करते जाओ। हालांकि सुनने में ये ऐसा लगेगा जैसे कि ये व्यक्ति दूसरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैनिपुलेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। बात ये हो रही है कि जब सिचुएशन ही ऐसी हो तो उसे प्यार से ही हैंडल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि उस सिचुएशन में आप सीखोगे भी बहुत कुछ, और हो सकता है आपको दूसरों की सेवा करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और उसमें भी वो आगे कह रहे हैं, अनुभव को व्यक्त करने की अनुमति देना बेहतर है ताकि इकाई इन माध्यमों का पूर्ण उपयोग कर सके। यानी कि इन जो आपके इमोशंस हैं इनको व्यक्त करना, इन अनुभवों को व्यक्त करना, कि मतलब आपको ऐसा अनुभव हुआ इस चीज़ से, मान लो कोई दुख दे रहा है आपको, तो उसे साफ बोल दो कि यार तूने ऐसा किया ना, मेरे को ठीक नहीं लगा यार। मतलब जो भी बात है क्लियर कर लो उस इंसान के साथ। क्योंकि जब आप क्लियर कर लोगे ना, वो भी अपनी बाउंड्री समझेगा, आप भी अपनी बाउंड्री समझोगे। कि ऐसा ना हो कि कल को आप उसकी बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो और वो आपकी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है। तो धीरे धीरे सीखने का काम है, अगर इस तरीके से किया जाए तो एक व्यक्ति अच्छा सीख सकता है। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं, यह कैसे पता लग सकता है कि कौन से ऊर्जा केंद्र सक्रिय हैं और उस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, और कौन से ऊर्जा केंद्र सक्रिय नहीं हैं और उस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये भी दोस्तों देखो एक अच्छा सवाल है कि कौन से हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, या फिर कौन से ऐसे एनर्जी सेंटर्स हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि किस में कहाँ कब और कैसे बाधा आ रही है ना, ये जानना भी ज़रूरी है। तो राय इसका जवाब देते हैं, एक व्यक्ति के विचार, उसके एहसास या भावनाएं और सबसे कम उसका व्यवहार खुद के द्वारा खुद को सिखाने और सीखने के लिए एक साइन पोस्ट है। एक दैनिक चक्र के अपने अनुभवों की समीक्षा करके एक इकाई यह आकलन कर सकती है कि वह किसे अनुचित विचार, व्यवहार, एहसास और भावनाएं मानती है। इकाई अपने इन अनुचित गतिविधियों की जांच करके इन विकृतियों को उचित कंपनता की किरण में रख सकती है और इस प्रकार यह देख सकती है कि कहाँ काम की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे दिन की दिनचर्या, मतलब हम पूरे दिन में जो काम करते हैं उसको अपनी एक डायरी बना लें और उसके अंदर हमने क्या क्या किया, जिसके अंदर हमें क्या क्या नोट करना है। हमें नोट करना है अपनी हमारी सोच क्या रही आज की, हमारे एहसास यानी हमारे किस तरीके के इमोशंस रहे, हमारी भावनाएं, एहसास और भावनाएं मतलब इमोशंस के बारे में यहाँ बात हो रही है, और हमारा व्यवहार कि हमने कैसे एक्ट किया खुद के द्वारा, मतलब अपने ऊपर कैसे एक्ट किया या हमने दूसरों के साथ कैसे एक्ट किया। ये सीखने और सिखाने के लिए एक साइन पोस्ट है। मतलब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति अपना झुकाव किस तरीके से या अपने चक्रों को किस तरीके से बैलेंस करे, और डेली बेसिस के ऊपर अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, अपने जो अनुभव हैं, उनको चेक करे, उनकी समीक्षा करे और यह आकलन करे, मतलब उनको चेक करे या उनको बैलेंस करे कि कौन से उनकी जो सोच थी जिसकी ज़रूरत नहीं थी, कौन सा ऐसा व्यवहार था उनका जिसकी ज़रूरत नहीं थी, कौन से ऐसे एहसास और भावनाएं थी जिनकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने जाने अनजाने में वो की। तो वो जाने अनजाने में ना हो, जानबूझकर हों या बैलेंस तरीके से हों। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उसके लिए। और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि अगर वो इन सब चीज़ों की चेक करते हैं, अनुचित गतिविधियों की जांच करें, तो उसके बाद वो इसको ये चेक कर सकते हैं कि भाई ये मेरा एक्शन कौन सी इस किरण में, मतलब जैसे अगर वो रूट चक्र, उसके बाद फिर क्या कहते हैं ऑरेंज, फिर उसके बाद आपका येलो, फिर ग्रीन,
अगर उसके अकॉर्डिंगली उनको मार्क करते रहे ना अपने पॉइंट्स को, कि ये एक्शन जो है मेरा येलो में था, ये वाला मेरा ग्रीन में था, ये वाला मेरा ऑरेंज में था, तो इस तरीके से अगर वो उसको मार्क करते रहे ना, तो ओवरऑल वो देखेंगे धीरे 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 उनका अपना एक झुकाव होना शुरू होगा। और झुकाव होना शुरू क्या होगा, उनको रोज़ डेली बेसिस के ऊपर ये पता चल सकता है कि कितना ज़्यादा मैं रेड में हूँ, कितना ज़्यादा मैं ऑरेंज में हूँ, कितना ज़्यादा मैं येलो में हूँ और ग्रीन में हूँ। कोशिश ये है कि ग्रीन की तरफ लाना है अपने झुकाव को। और अगर इस तरीके से हम लोग अपने ऊपर चेक रख कर काम करते रहे, तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, अगर कोई करे तो अपने आप को बैलेंस कर सकता है। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। पिछले सत्र में आपने कहा था, कोई व्यक्ति यदि काफ़ी हद तक उपवास के माध्यम और उससे योजना यानी प्रोग्रामिंग के तरीकों के बारे में जागरूक है, तो वो इच्छा की एकाग्रता और केवल विश्वास के माध्यम से ही उपवास, डाइट और अन्य समान शरीर के अनुशासन किए बिना खुद की रीप्रोग्रामिंग कर सकता है। प्रोग्रामिंग के कौन से तरीके हैं जो हमारे हायर सेल्फ यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोग करते हैं कि तीसरी घनत्वता के जीवन की प्रयोगशाला में कौन से इच्छित सबक सीखे जाने चाहिए? तो दोस्तों ये सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये पूछा डॉन ने कि मतलब आपने पिछले सेशन के अंदर ये बताया कि अगर हम लोग व्रत, उपवास और इस तरीके के माध्यमों का इस्तेमाल करें, तो हम अपनी इच्छा का इस्तेमाल करके और केवल विश्वास का इस्तेमाल करके थोड़ा ये उपवास, डाइट और बाकी इस तरीके के मतलब अनुशासन बिना किए, मतलब अगर हम लोग ये ना करें, अनुशासन इस तरीके का डाइट और उपवास ना करें, लेकिन केवल एकाग्रता और विश्वास इसका इस्तेमाल अगर करें, तो खुद की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और आपने ये भी कहा है कि भाई हमारे हायर सेल्फ जो है वो कैसे सुनिश्चित करते हैं कि हमको तीसरी घनत्वता में कौन से ऐसे सबक हैं जिनको सीखने की ज़रूरत है। यानी क्योंकि हर व्यक्ति के अलग अलग है ना, आपके अलग होंगे, हमारे अलग होंगे, किसी और के अलग होंगे, तो सबके अलग अलग अनुभव क्या होने चाहिए और कैसे सीखे जाने चाहिए। राइस का जवाब देते हैं, इच्छा और विश्वास के पोषण या बढ़ने के लिए केवल एक तरीका है, और वह है ध्यान को केंद्रित करना। जिन्हें आप बच्चे कहते हैं, उनका ध्यान देने का समय काफ़ी कम माना जाता है। आपके अधिकांश लोगों का आध्यात्मिक ध्यान बच्चों जैसा ही है। इस प्रकार ये किसी का ध्यान आकर्षित करना और उसे एक जगह टिकाकर रखना और जैसा चाहे वैसी उसकी प्रोग्रामिंग करना आपकी अपनी इच्छा का विषय है। तो रा ने बोल दिया, रा ने कहा कि भाई देखो, इसको करने का तो एक ही तरीका है कि अगर तुम मेडिटेशन नहीं करोगे तो फिर तो तुम भूल जाओ कि ये हो सकता है, क्योंकि बिना मेडिटेशन के तो तुम इधर उधर विचलित रहोगे ही रहोगे। और अगर तुम अपने यहाँ के छोटे बच्चों को देखो, तो उनका भी, तो अगर तुम देखोगे उनका भी बड़ा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है। मतलब वो इंटरेस्ट जो होता है ना उनका, वो कभी फ़ोन के ऊपर लग जाएंगे, कभी टीवी देखने लग जाएंगे, कभी बाहर खेलने चले जाएंगे, कभी दोस्तों से मिलने चले जाएंगे। इवन हमारे जो मिडिल एज, जो मतलब यंगर एज जनरेशन है, जो जिनको हम सो कॉल्ड जनरेशन एक्स बोलते हैं, अब तो खैर जनरेशन जी हो गई है वो, तो अगर उनके बारे में भी बात करें तो आप देखेंगे वो एक जगह टिकते नहीं है। कभी इधर भाग, कभी उधर भाग, कभी ये, कभी वो, कभी ये। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करने की कोशिश करते रहते हैं। अब इस केस में उनके साथ या अपने आप को भी अगर हम लोग लेकर चले, तो अधिकांश लोगों के बारे में राने का है कि अभी तक आप लोगों का सबका जो ध्यान का जो ये है ना, जो मेडिटेशन करने वाला जो पार्ट है, कह रहे वो भी अभी बच्चों जैसा ही है। कभी आप इधर, कभी उधर, कभी इस ध्यान की क्रिया, कभी उस ध्यान की क्रिया, देखूँ ये कौन सी सही है, देखूँ कौन सी वो सही है। किसी एक चीज़ को पकड़ लीजिए जो आपके लिए काम कर रही हो, उसको अगर आप करना शुरू कर दें। हम आपको दोस्तों ये नहीं कह सकते कि आप ये वाली कर लो, वो वाली कर लो। अब जैसे हमारे लिए क्या है, हमारे लिए हेमिसिंक काम करता है। अब जब वो काम करता है, तो अगर कोई हमें ये कहता है कि भाई ये वाली मेडिटेशन भी कर लो, वो वाली भी कर लो, ये वाला योग कर लो, वो वाली योग कर लो, तो हम अपने आप को विचलित तो करते ही नहीं है। हमने कहा कि यार जब एक चीज़ हमारे लिए काम कर रही है तो हम क्यों जाएं 10 चीज़ों की जगह पर। तो इस वजह से अपने लिए एक सेट पैटर्न इंसान को, व्यक्ति को खुद बनाना पड़ता है कि भाई ये एक मेरा स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड को मैं फॉलो करूँगा और इसी स्टैंडर्ड के द्वारा अपने ऊपर काम करूँगा या करूँगी। तो जब इस तरीके से होता है ना, तब आप अपनी इस इच्छा शक्ति का ज़्यादा बेटर इस्तेमाल कर पाओगे। और इसमें भी ये रा ने बोल दिया है कि ये तो आपकी इच्छा का विषय है कि आप करो या ना करो। आगे फिर इसमें वो और ऐड कर देते हैं, यह जब जारी रहता है इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। पूरी गतिविधि तभी हो सकती है जब यह विश्वास हो कि इस अनुशासन का परिणाम संभव है। तो उन्होंने कहा
कि देखो ये तुम्हारी इच्छा शक्ति को पहली बात तो मजबूत करेगा। ठीक। दूसरी चीज़, जब ये तुम करते जाओगे ना, तो तुम्हारा एक अनुशासन बिल्ड होगा, और जब एक अनुशासन यानी एक डिसिप्लिन बिल्ड होता है ना, तो आपको ये पता रहता है कि हाँ इसका कोई ना कोई तो डेफिनेटली परिणाम निकलेगा ही निकलेगा, है ना। तो जब ऐसा होने लग जाता है ना, तब जाके आपका एक्चुअली में प्रॉपर संतुलन बनना शुरू होता है। बिना मेडिटेशन किए अगर आप सोच रहे हो कि आप एक्शंस ले लोगे और फिर ये सारी चीज़ें कर लोगे, चाहे बेशक आप 15 मिनट की मेडिटेशन करो, आधे घंटे की करो, लेकिन एक रूटीन होता है ना, अगर वो बना रहे किसी व्यक्ति का, तो उसके बाद जो उसके एक्शंस होते हैं ना, वो बड़े परफेक्ट जाते हैं, क्योंकि उसको अपने ध्यान की अवस्था में ही जाके पता चलता रहता है कि मेरे को अपने आप को संतुलित कैसे करना है। और जब वो संतुलन आ जाता है, फिर उसके एक्शंस भी उसके अकॉर्डिंगली ही चेंज हो जाते हैं। और आपने नोटिस भी किया होगा, जो लोग मेडिटेट करते हैं और जो लोग मेडिटेट नहीं करते हैं, उनके एक्शंस में यानी उनके कर्मों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। फिर आगे डॉन अगला सवाल करते हैं, क्या आप कुछ अभ्यासों के बारे में बता सकते हैं जिससे ध्यान की अवधि बढ़ाने में मदद मिल सके? तो अच्छा सवाल है ये भी। डॉन ने कहा कि कुछ ऐसी टेक्निक बता सकते हैं जिससे कि हम लोग अपनी मेडिटेशन की जो टाइमिंग है उसको इंक्रीज़ कर सकें, मतलब हम लंबे लंबे सेट्स कर सकें। और दोस्तों, ये जितने भी सवाल अब पूछे जा रहे हैं ना, ये वास्तविकता में देखे जाए ना, ये हम लोगों के एक्चुअली में नॉर्मल सवाल हैं, सभी के होते हैं, परंतु हमें मतलब रा के लेवल वाली कोई कोई मिला नहीं था इससे पहले जो हम लोग को इनके जवाब दे सके। खैर, रा इसका जवाब देते हैं, इस तरह के अभ्यास आपके लोगों की कई रहस्यमय परंपराओं में आम हैं। एक आकार और रंग की कल्पना करना जो ध्यान करने वाले के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रेरणादायक गुणवत्ता का है, वह इस प्रकार की कल्पना करने के धार्मिक पहलुओं का दिल है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी उन्होंने बहुत सही कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे जो रहस्यमय परंपरा है, यानी कुछ मंक्स हो गए और भी लोग होते हैं जो चुपचाप अपना गुफाओं में जाकर अपना मेडिटेट कर रहे होते हैं, और जैसे हमारे केस में हेमी सिंह है, और भी बड़े केसेस हैं, हर केसेस में अलग अलग हैं। तो आप उनसे वो सीख सकते हो और सीखने के बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और एक जो, अगर आपने योगा सूत्रास पढ़े हों, तो योगा सूत्रास में भी ये बताया गया है कि किसी आकार या रंग की कल्पना करना, यानी आप या तो किसी कलर के ऊपर फोकस करके उसके अंदर एंटर कर जाओ, या किसी भी मूर्ति या जो भी आपके दिमाग में कोई चीज़ हो, कोई आकृति हो, वो फूल हो, पौधा हो, पेड़ हो, फल हो, कुछ भी हो, उसके अंदर अगर आपने फोकस करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर करते करते उसके अंदर चले गए, तो भी आप इस ध्यान को बहुत अच्छे से कर सकते हो। फिर वो आगे कहते हैं, सरल आकृतियों और रंगों की मन में कल्पना करना जिसमें इकाई के लिए कोई सहज प्रेरक गुण नहीं है, उसका आधार बनाते हैं, जिसे आप अपनी जादुई परंपरा कह सकते हैं। तो दोस्तों, वो वही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने दिमाग में कोई आकृति या कोई रंग की कल्पना करें जिसका कोई सहज प्रेरक गुण ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि आपके लिए वो चीज़ कोई प्रेरणा है। प्रेरणा मतलब कि अगर जैसे आपने सोचा कि कोई मंदिर है, कोई या कुछ है, या कोई पूजा का वो है, अगर आप उससे कर रहे हो ना, तो इसका मतलब वो आपके लिए एक प्रेरणा है। वो जो भी चीज़ आपको करनी है ना, वो ऐसी करनी है जिसके अंदर आपको प्रेरणा ना हो। आपको कोई भी रैंडम चीज़ उठा लेनी है और उसके साथ प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो आपके घर की चम्मच ही क्यों ना हो। जब आप ऐसे करने लगोगे ना, तब आपको धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स के अंदर जाना, उन पार्टिकल्स से बात करना, उसके पार्टिकल्स अंदर से कैसे हैं, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और यहाँ पे राने जिक्र किया जादुई परंपरा, यानी कि आप ये सारे स्पून बेंड करना, मटेरियल से खेलना, टेलीकिनेसिस जिसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि अब आपको उस पार्टिकल के एक एक कण का एहसास हो गया है या पता चल गया है कि वो क्या है। तो चाहे वो फिर चम्मच हो, टेबल हो, कुर्सी हो, आप हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंगली बेंड कर सकते हो, या कह लो आप स्पेस और टाइम दोनों को ही बेंड करते हो, जिसे कहते हैं स्पेस टाइम बेंडिंग रियलिटी। आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ा सा गहन प्रैक्टिस करना पड़ता है। और जो हमारे एसेंडेड मास्टर्स हैं, उन्होंने इसकी प्रैक्टिस कर करके इन चीज़ों को अटेन किया था। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग अटेन नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है ये, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। अगर आप जाके देखोगे टेलीकिनेसिस, नॉर्मल लोगों को भी देखोगे, बहुत लोग हैं टेलीकिनेसिस कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए बस ये प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आ जाएगा। फिर वो आगे कहते हैं, चाहे आप गुलाब की तस्वीर लें या चक्र की, यह महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि यह सुझाव दिया जाता है कि इस क्षमता का उपयोग करने के लिए कल्पना करने की दिशा में किसी एक या अन्य रास्ते को चुना जाना चाहिए। यह
आकृतियों और रंगों की सावधानीपूर्वक व्यवस्था के कारण है कि ये उन लोगों द्वारा कल्पना करने के रूप में बताया गया है जो जादुई परंपरा में डूबे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। उन्होंने कहा है कि एक नॉर्मल मटेरियल को लेना है और उसकी डायरेक्शन के अंदर काम करना है अगर कर सको तो। और ये तुम्हारी जादुई परंपरा जो मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस होती हैं जिसे वाइट मैजिक भी बोलते हैं, अगर उनके अकॉर्डिंगली तुम देखोगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि वो भी इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि आप किसी भी दिशा में जा सकते हो, आप कोई भी चीज़ चुन सकते हो, ये आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि हम आपको ये कहेंगे कि आप गुलाब चुनो या फिर आप ये चुनो, कोई और चीज़ चुनो, या फिर टेबल चुन लो या कुर्सी चुन लो। जितनी छोटी चीज़ हो उतना बेटर, या फिर कोई भी रैंडम चीज़ हो उतना बेटर। ऐसा ना हो कि आपने अपना फेवरेट फूल पकड़ लिया, आप तो उस फूल के साथ ही प्यार में बह गए उसके अंदर, जबकि आपको उस फूल को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना। तो जिस चीज़ से आपको प्रेरणा मिलेगी ना, तो आप तो उसके प्यार में बह जाओगे, तो आपको रियलिटी और ट्रुथ के पता नहीं चल पाएगा। लेकिन किसी रैंडम चीज़ को पकड़ोगे ना जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तब अगर आप उसके ऊपर फोकस करोगे तब आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। खैर दोस्तों, इस सत्र को अभी हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस दी गई हैं। तो ये बेटर रहेगा कि पहले इनके ऊपर बैठ के थोड़ा कंटम्पलेट किया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। तो इस सत्र को हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदि ने हमारे दोस्तों, आदि ने वासु। धन्यवाद।